गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल के वीडियो में आप लोगों को मतलब इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था ये आपको पढ़ाया गया था अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था और PDF भी चला गया है। PDF के अनुसार बताया गया था कि जो परिभाषा है वो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और एक्सरसाइज जो है वो आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही कर लीजिएगा। आज हमें पढ़ना है समास, लेसन 12 पार्ट 12। पार्ट 12 में हम लोगों को समास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समास। तो आइए आज हम लोग समास पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। समास से बने शब्दों को समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। समस्त पद और समासिक पद किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक शब्दों से बने समास को हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जब समस्त पद को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह। जैसे घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार में इसमें दो शब्द है, घोड़ा और सवार, दो शब्द है। समास होने पर इसका घुड़सवार हो जाएगा। घोड़े पर सवार का जब हम समासिक पद बनाएंगे या समस्त पद करेंगे तो क्या हो जाएगा? घुड़सवार हो जाएगा। समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास में कम से कम दो पद यानी दो शब्द होने चाहिए, जिसमें पहला पद क्या होता है? पूर्व पद होता है और दूसरा पद जो होता है उत्तर पद होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ये क्या है? ये समास विग्रह है। क्या है? समास विग्रह है। और जब इसका हम समासिक पद समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? घुड़सवार। क्या हो जाएगा? घुड़सवार हो जाएगा। अब यहाँ आपको देखना है समास और समास विग्रह। जैसे अभी हमने बताया कि पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद होता है, दूसरा पद उत्तर पद होता है। इसमें पूर्व पद क्या है? घोड़ा। घोड़ा जो है पूर्व पद है और सवार जो है ये उत्तर पद है। क्या है? उत्तर पद है। और जब इसका हम समासिक पद बनाए तो समस्त पद घुड़सवार हो गया। तो दो या दो से अधिक शब्दों की मेल से बनने वाले पदों को समास कहते हैं और दोनों शब्दों को अलग करने की क्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है। और समास में कम से कम दो पद होने चाहिए, जिसमें पहला पूर्व पद होता है, पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद बोलते हैं। समास की क्रिया में बीच के कारक चिन्ह गायब हो जाते हैं। जब हम इसका समासिक पद बनाते हैं, समस्त पद जब हम बनाते हैं तो इसमें क्रिया वो जो कारक चिन्ह होता है लोप हो जाते हैं। जैसे ये पर है, पर जो है अब यहाँ पर जब हम समासिक पद बनाते हैं तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, अर्थात इसमें से पर जो है गायब हो जाता है और दोनों शब्द को एक साथ मिला करके बोलते हैं तो समासिक पद या समस्त पद या समास हो जाता है। अच्छा, इनको हम अलग करते हैं, जब उस कारक चिन्ह को इस बीच में लगा देते हैं तो समास विग्रह हो जाता है। गंगा
जल। अब देखिए गंगा, गंगा का जल। अब इसका जब हम समासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा जल। अब इसमें से कारक चिन्ह का लोप हो गया है, ये कारक चिन्ह जो है गायब हो गया, ये समास विग्रह हो गया। जब इसको अलग किए तो जब अलग करते हैं तो कारक चिन्ह लगा दिया जाता है, और जब इसको समस्त पद बनाते हैं तो इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब इसमें गंगा जो है पूर्व पद है, गंगा क्या है, पूर्व पद है, और जल जो है उत्तर पद है। समास के भेद, अब हमें पढ़ना है समास के कितने भेद होते हैं। तो आइए हम समास के भेद पढ़ेंगे। समास के कितने भेद हैं। समास के कितने भेद हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि 6 भेद में कौन कौन से हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। तो ये भेद में हम पहला पढ़ेंगे, पहला जो है अव्ययी भाव समास। पहला क्या है, अव्ययी भाव समास है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। छठवां है बहुव्रीहि समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। छठवां है बहुव्रीहि समास। छठवां क्या है, बहुव्रीहि समास। छठवां है बहुव्रीहि समास। अब हम अलग अलग करके इन 6 समास की परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। थोड़ा ये समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और अपनी बुक से जो समास है 12 पाठ 12 पढ़ना है। जब बार बार हम उसको पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और वीडियो को भी देखना है। अव्ययी भाव समास, जब समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान भी हो, साथ ही साथ समस्त पद भी अव्यय हो जाए तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कह रहा है कि जब समस्त पद का पहला पद, जैसे यहाँ पर समस्त पद बनाए थे ना, वो घुड़सवार और गंगाजल, उसी तरह से ये अव्ययी भाव समास में ये बता रहा है कि जब समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान भी हो और समस्त पद भी अव्यय हो जाए तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आजीवन, और आ क्या है, अव्यय है, इसमें जीवन जुड़ गया,
आजीवन, जीवन भर। अब यहाँ देखिए यही प्रधान भी हो गया। अव्यय जो है ये पहला पद जो है ये प्रधान है और अव्यय है, और इसका समस्त पद बनाने पर भी देखिए जीवन भर, तो ये अव्यय भाव समास होता है। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा धन शक्ति। जब यथा जो है अव्यय है और यथा ही प्रधान है और समस्त पद भी अव्यय हो जाता है तो अव्यय भाव समास होता है। तो यथा शक्ति, यथा मीन्स जैसे, यथा शक्ति के अनुसार। तो जो यथा है वही प्रधान हो गया इसमें, समस्त पद बनाने पर भी ये जैसे पूर्व पद इसका है यथा है और उत्तर पद शक्ति है, और इसका जब विग्रह हम कर रहे हैं तो शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रत्येक दिन। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन हो जाएगा। सादर, सधन आदर, सादर, आदर के साथ। उपर्युक्त सभी समस्त पदों में पूर्व पद अव्यय है। अभी आपको बताया गया है कि अव्यय भाव समास में जो पूर्व पद है, जो पहला पद है, अव्यय भाव समास में जैसे आजीवन, आजीवन में क्या है? जीवन, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो जीवन भर हो जाएगा, जीवन भर। और इसको समान विग्रह जीवन भर हो गया। जब इसको हम अलग करेंगे, इसका अलग अलग पद करेंगे तो आ जीवन। जब इसको पूर्व पद और उत्तर पद में बांटेंगे तो आ धन जीवन। पूर्व पद उत्तर पद में जब इसको हम विभाजित करेंगे और इसका जब समास विग्रह बनाएंगे तो जीवन भर। तो ये बता रहा है कि समस्त पदों का पूर्व पद जो है अव्यय है। इसमें जो भी पूर्व पद है प्रत्येक दिन, प्रति, यथाशक्ति, यथा, सादर, सौ, तो इसमें जो भी है पहला पद जो है अव्यय है और वही प्रधान भी है और समस्त पद भी अव्यय हो गया है, इसलिए ये अव्यय भाव समास होगा। अब पढ़ना है तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद अर्थात जिसको हम उत्तर पद कहते हैं। समास दो शब्दों के मेल से बनता है, जिसमें जो बाद का शब्द होता है वो उत्तर पद होता है और जो पहला शब्द होता है वो पूर्व पद होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या कर रहे हैं कि जिस समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास में समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास का जब हम समस्त पद बनाते हैं उसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास में देखिए जैसे बना रहे हैं हम, समस्त पद है, ये क्या है? समस्त पद। तो समस्त पद में जैसे राजपुत्र, समस्त पद क्या हो गया? राजपुत्र हो गया। और इसको जब हम पूर्व पद और उत्तर पद में करेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद विभाजित करेंगे, ये पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया और यहाँ पर समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह। तो पूर्व पद में क्या है? राजपद, ठीक। और ये राजा हो गया पूर्व पद और देखिए
तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, तो इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है समस्त पद बनाने पर। अब यहाँ देखिए, जब हम समस्त पद बनाए हैं इसमें कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन जब इसको विग्रह किए तो कारक चिन्ह हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब राजपुत्र जो है इसका जब हम विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह आ जाता है, और समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास क्या है? समस्त पद का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो तथा समस्त पद बनाने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे घुड़दौड़, घुड़दौड़, तो इसका उत्तर पूर्व पद क्या है? घुड़ है, और उत्तर पद क्या है? दौड़। तो घोड़े की दौड़। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कारक चिन्ह लग गया की जो है कारक चिन्ह है। तो जब हम विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आ जाएगा, और जब समस्त पद बनाएंगे तो कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। यानी जो घुड़दौड़ है ये समस्त पद है, घोड़े की दौड़ जो है समास विग्रह है। तो पहले ही आपको बता दिया गया है कि दोनों शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को हम जैसे समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं, और समस्त पद दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम समास कहते हैं, समासिक समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। रेखांकित, रेखा से अंकित, तो से आ गया इसमें जब हम उसका विग्रह किए तो, और समस्त पद में कारक चिन्ह जो से है वो गायब हो गया है यहाँ से। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसमें क्या है, कारक चिन्ह आ गया के लिए। जब विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह लगाएंगे, और जब समासिक पद बनाएंगे उसका समस्त पद बनाएंगे तो वो कारक चिन्ह जो होता है उसका लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, एक बार और सुनिए आप लोग। जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद, दूसरा पद क्या है, उत्तर पद प्रधान हो वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। समास में समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जिस तरह से गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, रेखांकित, रेखा से अंकित। कर्मधारय समास, अब क्या पढ़ना है, तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में, कर्मधारय समास को ध्यान से सुनिएगा आप, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण आप लोग समझते हैं, किसी शब्द की विशेष संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं, और विशेष्य क्या होते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं, यानी जो संज्ञा शब्द होते हैं वही विशेष्य होते हैं। तो इन दोनों में जो दोनों क्या बता रहे हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समस्त पद में नीला गगन, क्या है, नील गगन, इसका समस्त पद हम यहाँ लिखते हैं, समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद, और यहाँ समास विग्रह लिख दिया, समास विग्रह। तो कर्मधारय समास में क्या है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य का
संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ समस्त पद लिख रहे हैं हम, नील गगन, नील गगन, इसका पूर्व पद क्या है? नीला। अब नील नहीं लिखेंगे, नीला गगन, नीला गगन। पूर्व पद जो है नीला हो गया और उत्तर पद जो है गगन हो गया। नीला है जो गगन, इसका सब समास विग्रह हम करेंगे तो नीला है जो गगन। अब देखिए आप विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया यहाँ पर। नीला है जो गगन, ये नीला शब्द जो है विशेषण है और गगन जो है विशेष्य यानी संज्ञा शब्द है। तो कर्मधारय समास यही कहता है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य का, ये क्या है? विशेषण है, विशेषण यही ना बता रहा है, और ये विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। नीला है जो गगन, कर्मधारय समास करें कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे महादेव, तो महादेव, महादेव क्या है? समस्त पद है। महादेव, महादेव जो है आपका ये समस्त पद है, और इसको जब हम दोनों पदों में विभाजित करेंगे तो क्या होगा? अब महान हो जाएगा, महान देव। अब यहाँ देखिए क्या हो गया? ये महान जो है विशेषण हो गया और देव जो है विशेष्य हो गया। महान है जो देव। लाल मिर्च, लाल मिर्च, लाल जो है विशेषण है और मिर्च क्या है? विशेष्य है। तो कर्मधारय समास क्या बता रहा है? यही बता रहे हैं ना कि पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया। विशेषण और विशेष्य का संबंध हो रहा है समास विग्रह करने पर स्पष्ट पता चल रहा है कि नीला है जो गगन, उसी तरह महान है जो देव। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। चरण कमल, तो चरण जो है पूर्व पद हो गया और कमल जो है उत्तर पद हो गया। तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, यहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध हो रहा है। जो चरण है, चरण किसके समान है? कमल के समान है, यानी चरण की विशेषता कमल से कमल के समान बताई जा रही है। तो कमल के समान है चरण। तो इसमें क्या है? अभी जो आपको बताया गया है इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो रहा है, और जिसका विग्रह करने पर नील गगन, नीला है जो गगन, महान, महादेव, महान है जो देव, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, चरण कमल, चरण के समान कमल। ये कर्मधारय समास होता है। चौथा है द्विगु समास। चौथा क्या है? द्विगु समास। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कर्मधारय समास तक, ठीक है। अगला जो हमारा बच रहा है 4, 5, 6 इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना ही पढ़िए, समझिए, और इसमें गृह कार्य में आप लोग भेद लिखना है और याद करना है। समास के जो 6 भेद हैं, 6 भेदों को याद करना है, और जो 3 परिभाषा बताया गया है, तीनों परिभाषा को भी याद करना है। अभी कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ इसको पढ़ना है और याद करना है। आज का हमारा पाठ्यक्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।